जैसा कि हमें पता है बीपीएससी टीआरई 3.0 के एग्जामिनेशंस का नोटिफिकेशन आ चुका है और अब हमें सारे सब्जेक्ट्स के क्विक रिवीजन की आवश्यकता है कम समय में। दोस्तों, इस कंप्लीट क्विक रिवीजन सीरीज में हम हर एक सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन करेंगे जिससे कि एग्जामिनेशन में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे और हम अपना एक सीट को पक्का करेंगे। क्विक रिवीजन सीरीज की शुरुआत हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक से करने वाले हैं। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए आज बिना समय गवाए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद एक एक करके अपकमिंग वीडियोस में हम आपको सारे सब्जेक्ट्स का क्विक रिवीजन कराएंगे और उससे संबंधित सवाल जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं घटना चक्र से हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कवर करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम जो समय काल है 1885 से लेकर के 1947 तक में जितने भी मुख्य घटनाएं हुई हैं वो सारी की सारी घटनाओं को यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, उससे संबंधित सवाल को देखने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 फेज में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जिसमें कि पहला फेज है उदारवादी चरण का यानी कि मॉडरेट फेज का, दूसरा चरण है उग्रवादी चरण यानी कि एक्सट्रीमिस्ट फेज का और उसके बाद है गांधीवादी युग जो कि 1919 से 1947 यानी कि आजादी तक ठेका दिया गया है। तो ये 3 चरण में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ेंगे और हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के छोटे छोटे 3 पार्ट बनाएंगे। 3 वीडियो में हम इसे कवर करेंगे। आप इसे अगर पढ़े हुए हैं तो आप इसको क्विक रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी आप यहां से सारे के सारे सवाल करेंगे अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उदारवादी चरण को। उदारवादी चरण, जैसा कि आपने देखा, उदारवादी चरण का जो समय काल 1885 से लेकर 1905 तक के समय काल को उदारवादी चरण के तौर पर देखा गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण के तौर पे उदारवादी चरण यानी कि इस समय के जो नेता थे, इस समय के जो आगे रहने वाले थे, जो अग्रणी लोग थे, नेता थे, लीडर्स थे, वो उदारवादी थे, नरमपंथी थे, नरमपंथी विचारधारा वाले लोग थे और उनके विचारधाराएं कैसी थी, उनके तौर तरीके कैसे थे, अंग्रेजों के साथ उनका उठना बैठना कैसा था, उनका जो आंदोलन था या फिर जो जिस तरह से राष्ट्रवाद की भावना उन्होंने लोगों के दिलों में जगाई, उनके तरीकों को लेकर कैसी उनको सफलताएं मिली, क्या उनको विफलताएं मिली, हर एक चीज से सवाल पूछा जाता है। लेकिन हम उदारवादी चरण को तभी समझ पाएंगे जब 1885 में एक जो बहुत बड़ी संस्था का गठन होता है, का स्थापना होता है, जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके बारे में हम समझेंगे। तो जैसे कि उदारवादी चरण हम पढ़ेंगे उससे पहले हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे होती है, इसकी स्थापना के पीछे कौन कौन सी मुख्य घटनाएं, कौन कौन से मुख्य लोग जो है जिम्मेदार हैं, कांग्रेस की स्थापना कब होती है, कांग्रेस के संस्थापक कौन होते हैं और कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जामिनेशन में कांग्रेस के अधिवेशन से सवाल पूछे ही जाते हैं। तो चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पॉइंट वाइज हम हर एक चीज को देखेंगे। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, बस आप ध्यान से सुनिएगा, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए कांग्रेस की, जैसे कि हमने कहा कि इसके पृष्ठभूमि को देखते हैं। तो 1857 की जब क्रांति होती है, जिसे कि सिपाही विद्रोह के तौर पर देखा जाता है, इसके बाद जो कांग्रेस का ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कमर है वो टूट चुका है, उसकी जड़ें हिल चुकी हैं सिपाही विद्रोह के बाद। और उसके बाद इन लोगों का जो रवैया है किस तरह का होता है, कौन कौन सी घटनाएं होती है, कौन कौन से ऐसे वायसराय आते हैं जिनके बिहेवियर, जिनकी कुछ स्कीम, प्रोजेक्ट या फिर उनके द्वारा जो भी नीति नियम कानून लाए जाते हैं, उसके बाद किस प्रकार से कांग्रेस को उन नीति नियम कानून ने जन्म दिया। तो 1857 की क्रांति से लेकर कांग्रेस की स्थापना का जन्म कैसे होता है, इसके बीच कौन कौन से ऐसे वायसराय आते हैं, उनके द्वारा कौन कौन से ऐसे काम किए जाते हैं जिसके बाद की कांग्रेस की स्थापना करी जाती है, कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बैकग्राउंड को हम लोग देखते हैं और बैकग्राउंड को देखने से देखेंगे उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लॉर्ड लिटन की। जैसा कि आपने नाम सुना भी होगा लिटन साहब का कि इनका जो कार्यकाल है ये वायसराय है, अंग्रेजों के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के वायसराय हैं इंडिया में। तो 1876 से 1880 याद रख लीजिएगा टेन्योर शासनकाल की जो लॉर्ड लिटन का शासनकाल समय काल रहा है वो है 1876 से 80 और ये अच्छे वायसराय यहाँ के लिहाज से नहीं रहते। वैसे अंग्रेज कोई भी अच्छा नहीं था, लेकिन उसमें से ये और भी बहुत बेहद खतरनाक और बेकार आदमी था लॉर्ड लिटन। देखिए अगर बात करें लॉर्ड लिटन की तो 1876 से 1880 तक ये रहता है और 1870 में लिटन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रख लीजिएगा।
1877 में इसी के कार्यकाल में इन्होंने प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया। याद रखिएगा, पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन लिटन करवाता है 1877 में। और इस बेशरम को आप देखिए कि पूरे भारत में इस समय भीषण अकाल पड़ा हुआ है। 1876 से 78 तक भारत में भीषण अकाल है और उसी अकाल के बीच ये 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन करवाता है। तो यहाँ पर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और ये बेशरम जो है ये क्या कर रहा है, खुशी मना रहा है लोगों के बीच। इससे क्या होगा, थोड़ा सा राष्ट्रवाद की भावना तो आएगी लोगों के बीच, लोगों के मन में थोड़ा सा एक मन कुंठित तो होगा ही होगा। तो ये कुछ घटनाएं हैं जिसके बाद कुंठा जो इस तरह की जो घटनाएं हैं कांग्रेस की स्थापना को जन्म देता है। तो 1877 में पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। भारत में भीषण अकाल पड़ा हुआ है उस समय। उसके बाद 1878 में ये लिटन जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आता है, जिसे कि हम हिंदी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक ऐसा एक्ट है, प्रेस एक्ट, कि ये एक्ट था लोगों की जो बोलने की आज़ादी है उसका हनन था, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसका हनन था, कि अगर हमारे खिलाफ कोई बोलेगा तो हम उसको गला घोट देंगे। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसी तरह का एक एक्ट था जो कि लिटन के द्वारा लाया गया था 1878 में, जिसमें कि हम याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आपको पता होगा उदारवादी चरण के ये बहुत महत्वपूर्ण नेता होते हैं। तो हम एक एक करके सारे नेताओं के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग पहले कांग्रेस के बैकग्राउंड के बारे में देख रहे हैं कि कैसे इसका जन्म होता है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कि बहुत पहुंचे हुए नेता हैं उस समय के, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कहा था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कुछ और नहीं बल्कि ये आकाश से गिरे वज्रपात के समान एक कानून है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या कहा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, कि ये आकाश से गिरे वज्रपात के समान इस कानून को बताया। पायनियर नाम के समाचार पत्र ने इस कानून का जो है पक्ष लिया था। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो पक्ष लिया था, यानी कि उसके पक्षधर कौन से समाचार पत्र रहे थे, तो पायनियर नाम के समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का सपोर्ट किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी आलोचना करी थी। एक पत्रिका है अमृत बाजार, अमृत बाजार पत्रिका जो कि अमृतलाल घोष की पत्रिका थी, इसने अपनी पत्रिका की भाषा को बदलकर अंग्रेजी कर दिया था, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देसी भाषा प्रेस अधिनियम है। हिंदी या और भी कोई भाषा है जो देसी भाषा से संबंधित है, उस टाइप के प्रेस को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि अंग्रेज को वो भाषा समझ में नहीं आ रही थी और उसमें कुछ भी लिख करके ये लोग फैलाएंगे तो हमारे खिलाफ होगा। तो हम इंग्लिश समझते हैं, इंग्लिश में अगर होगा तो हम उसको देख पाएंगे। तो वो चीज यहाँ पर किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में। तो अमृत बाजार पत्रिका जो है अमृतलाल घोष की, इस पत्रिका की भाषा को बदलकर इसने अंग्रेजी कर दिया था। लॉर्ड रिपन, आपको पता होगा रिपन साहब एक अच्छे वायसराय यहाँ के लिए जाने जाते हैं। तो रिपन साहब 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। तो आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है और उसी समय भारत में भीषण अकाल पड़ा है। 1877 में लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। उसके बाद 1882 में लॉर्ड रिपन ने 1882 में इस एक्ट को समाप्त कर दिया। उसके बाद लिटन ने 1878 में एक एक्ट ये और लाता है, आर्म्स एक्ट, लॉर्ड लिटन के द्वारा आया था। तो आर्म्स एक्ट भी बहुत बेकार एक्ट होता है, जिसमें कि कहा गया था कि भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस के हथियार रखना एक आपराधिक अपराध, इलीगल काम। और ये जो एक्ट है अंग्रेजों पर लागू नहीं हुआ। तो फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी की संस्था इंडियन एसोसिएशन, याद रखिएगा इंडियन एसोसिएशन किसकी संस्था है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की संस्था जिसने की वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की भी आलोचना करी थी, उनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन के द्वारा इस एक्ट की आलोचना करी गई, आर्म्स एक्ट, जिसे कि हम लोग जानते हैं लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था 1878 में। उसके बाद 1879 की बात करते हैं, 1879 की, जो कि लॉर्ड लिटन ने ICS परीक्षा जो कि लंदन में होती थी उसकी न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। तो देखिए ये कितना अत्याचार जो है यहाँ के लोगों पर कर रहा है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ICS की परीक्षा एक इतनी बड़ी परीक्षा, कोई तरह का रिसोर्स नहीं। अभी तो IAS में कितना 35 साल तक है, 32 साल तक है, और उसमें भी लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते, जबकि इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इतने सारे पढ़ाने वाले हैं। और उस समय ICS की परीक्षा के लिए उम्र सीमा कितनी कर दी गई, 21 वर्ष था, उसको भी घटा करके 19 वर्ष कर दिया, ताकि कोई भी भारतीय इस परीक्षा में सफल हो ही ना पाए। तो 1879 में इस तरह का किया गया। इंडियन एसोसिएशन के द्वारा इसकी भी आलोचना करी गई।
सत्येंद्र नाथ टैगोर ने आईसीएस परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय थे 1864 में, याद रखिएगा। 1922 ईस्वी में आईसीएस की परीक्षा भारत के इलाहाबाद में शुरू हो गई। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि लिटन के द्वारा क्या क्या किया गया। लिटन के द्वारा 1800 देख रहे होंगे आप लिटन के द्वारा कि दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात इसने करी, उसके बाद आर्म्स एक्ट की बात करी, फिर उसके बाद आईसीएस की परीक्षा की न्यूनतम आयु सीमा जो है 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। ये सारे अत्याचार जो हैं कहीं ना कहीं एक संगठन को, एक लोगों को संगठित होने, राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का कहीं ना कहीं ये काम कर रही है। उसके बाद एक बिल आता है इल्बर्ट बिल। ये इल्बर्ट बिल लाने वाले थे लॉर्ड रिपन। याद रखिएगा मैंने कहा था कि रिपन साहब थोड़े से अच्छे वायसराय रहे हैं यहाँ के लिहाज से। तो रिपन जो है, लॉर्ड रिपन के द्वारा 1883 में, चूंकि 1876 से 1880 तक जो कार्यकाल रहा है वो लिटन का रहा है, और उसके बाद 1880 से 1884 तक जो कार्यकाल रहा है वो रिपन का रहा है। तो लिटन ने जो जो भी गंदे कानून लाए थे उस कानून को हटाने का काम भी रिपन साहब ने किया था। तो ये इल्बर्ट बिल विवाद क्या है, जो कि 1883 में आया था। इल्बर्ट बिल वो बिल था ये कि रिपन साहब ने कहा कि भारतीय न्यायाधीश जो होंगे ना, जो इंडियन जज होंगे, वो लोग भी यूरोपीय अपराधियों यानी कि यूरोपियन क्रिमिनल्स जो होंगे उनके द्वारा किए गए अपराधों पर ये सुनवाई भी करेंगे, उनको सजा भी देंगे। तो इस बात को लेकर के जितने भी यूरोपीय थे बहुत गुस्सा हो गए, उनका विरोध करने लगे कि आखिर किस तरह से भारतीय न्यायाधीश, कोई भारतीय होकर के हमारे कानून, हमारे लिए वो कानून सुनाएगा, हमको सजा सुनाएगा। तो इस बात को लेकर के सारे यूरोपीय जो हैं वो विरोध करने लगे, और ये उसके बाद, इस विरोध के बाद इल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ा था रिपन को। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से अंग्रेज या यूरोपियंस जो हैं भारतीयों को किस नजर से देख रहे हैं। तो ये सब जो असमानता की जो नीति है, जो ये अलग अलग टाइप के जो ये बिहेवियर जो है, डिफरेंशिएशन जो है भारतीयों के साथ, तो इन सब बिहेवियर के कारण कहीं ना कहीं एक अच्छी संस्था जहां पर लोग राष्ट्रवाद की भावना को कहीं ना कहीं ये जन्म दे रहा है। तो ये बिल जो है वो पेश किया गया था वायसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा। 1880 से 84 इनका शासनकाल रहा है, और ये तो बिल आप समझ ही गए। उसके बाद देखिए कुछ कि किस प्रकार से लोगों के मन में, लोग किस तरह से आपस में जुड़े, आपस में संचार के माध्यम आने से लोग आपस में जुड़े, राष्ट्रवाद की भावना कैसे विकास हुई। उसमें से रेल का विकास भी बहुत महत्वपूर्ण है। रेल का विकास और संचार के जो अन्य साधन है जैसे तार वगैरह का, इससे भी लोग आपस में जुड़े हैं, राष्ट्रवाद का भावना जगा है, लोग आपस में जुड़कर एक दूसरे के संगठन बनाने के लायक बने हैं। तो ये सब भी रीजन रहा है, ये सब भी बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं कांग्रेस की स्थापना के। उसमें से रेल के विकास को लेकर के एडिसन नाम के एक शख्स ने कहा था कि रेलवे ने वह कार्य कर दिया जो बड़े बड़े राजवंश नहीं कर पाए, यानी कि, और उसके बाद एक मार्क्स थे, ठीक है। तो मार्क्स ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने, कि रेलवे ने राष्ट्रवादी भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। तो मार्क्स ने कहा रेलवे ने राष्ट्रवादी भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। उसके बाद समाचार पत्र भी पीछे नहीं रहा है लोगों को आपस में जोड़ने के लिए, लोगों के अंदर से मन में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए समाचार पत्र भी, जिसमें से इंपॉर्टेंट है मराठा केसरी, दी हिंदू, बंगाली, सोम प्रकाश। मराठा और केसरी बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र हैं। द हिंदू वीर राघवाचार्य के, बंगाली समाचार पत्र सुरेंद्र नाथ बनर्जी की हैं, और सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये सब समाचार पत्र भी लोगों के मनों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने, लोगों को एक साथ जोड़ने में, एकजुट करने में, एक संस्था बनाने में, यानी कि इन सब का भी योगदान रहा है कांग्रेस की स्थापना को लेकर। तो ये बात हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ कुछ आर्थिक कारण भी रहे हैं जिससे लोग आपस में जुड़े हैं, लोगों को लगा है कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, जिसमें से आता है असमान कर नीति, अनइक्वल टैक्स पॉलिसी, यानी कि ब्रिटिशर्स के लिए टैक्स की अलग पॉलिसी और इंडियंस के लिए टैक्स की अलग पॉलिसी, जिससे कि लोगों को लगने लगा कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हम एक साथ जुड़ेंगे। उसके बाद अत्यधिक भू राजस्व की नीति, लोगों से भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, तो लोग त्राहिमाम होंगे, तो लोग अब जिस पर अत्याचार हो रहा है वो आपस में जुड़ेंगे ही। तो ये सब कारण रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जन्म को लेकर के। उसके बाद इस बारे में भी आप लोग जानते होंगे, धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ऑफ, जो दिया गया था किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया के द्वारा।
इस सिद्धांत के द्वारा यह बताया गया था कि किस प्रकार से भारत से इंग्लैंड धन जा रहा है, भारत से इंग्लैंड किस प्रकार से धन जा रहा है, यानी कि धन जो है निष्कासित करके इंग्लैंड भारत से किस प्रकार से लेकर जा रहा है। यह बात दादा भाई नौरोजी ने कहा था। और यह सब जो कारण रहा है, आर्थिक कारण हो जाए या फिर अलग अलग जो नीतियां लाई गई, अलग अलग वायसराय के द्वारा कुछ बिल लाए गए, तो इन सब से जो यहाँ के लोगों को लगने लगा कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना जन्मी। लोग उस समय जो आगे रहे, जो कुछ नेता थे, धीरे धीरे करके लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना जगाते 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 जगाते, और आपको पता है कि 1947 में हमें आज़ादी मिली है और उन आज़ादी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैकग्राउंड को देखा। अब हम लोग देखते हैं कांग्रेस की स्थापना, कि आखिर कांग्रेस की स्थापना कैसे हुआ, कौन संस्थापक थे। तो चलिए देखते हैं कांग्रेस के संस्थापक के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो A.O. ह्यूम, बस इतना आपको याद रखना है, जो कि एक स्कॉटलैंड के निवासी हैं। याद रखिएगा, A.O. ह्यूम है स्कॉटलैंड के निवासी और यही हैं कांग्रेस के संस्थापक। यह एक रिटायर्ड ICS अधिकारी थे, जो कि गृह सचिव के पद पर रहते हुए रिटायर्ड हुए थे। याद रखिएगा, A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं और इनके द्वारा ही स्थापना किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। एक रिटायर्ड ICS अधिकारी जो कि गृह सचिव के पद पर रहते हुए इनको रिटायरमेंट मिला था। 1885 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी और तब से लेकर 1906 तक ये कांग्रेस के महासचिव बने रहे। कब से? 1885 से लेकर 1906, 1885 से लेकर 1906 तक ये कांग्रेस के महासचिव बने रहे, लेकिन इन्होंने कभी भी अध्यक्षता नहीं करी कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की। अब बात करें 1925 में कांग्रेस ने, अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस ने अपना जनक, फाउंडर कांग्रेस ने A.O. ह्यूम को कब माना, तो याद रखिएगा 1925 में, 1925 में कांग्रेस ने अपना जनक जो है A.O. ह्यूम को 1925 में माना। और A.O. ह्यूम की जीवनी लिखने वाले जो शख्स थे, याद रखिएगा विलियम वेडरबर्न जो थे वो A.O. ह्यूम की जीवनी लिखने वाले थे, याद रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग कांग्रेस के संस्थापक के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, अब हम कांग्रेस की स्थापना को देखते हैं और अच्छे से देखते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। कब होता है? कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। कब होती है? याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885। कहां पर? तो मुंबई के गोकुल तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में। याद रखिएगा उस समय मुंबई को बंबई कहा जाता था, तो आप उस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। कहां पर होती है? मुंबई के गोकुल तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में। संस्थापक कौन है? तो हम लोगों ने बात कर ही लिया, संस्थापक हैं A.O. ह्यूम। याद रखिएगा जिस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं था, बल्कि इंडियन नेशनल यूनियन रखा गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका नाम किसने रखा? तो दादा भाई नौरोजी के कहने पर इंडियन नेशनल यूनियन से इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका नाम रखा गया। तो आप पूछेंगे कि आखिर कांग्रेस का मतलब क्या होता है? तो कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह, और ये कांग्रेस शब्द जो है उत्तरी अमेरिका से लिया गया शब्द है। तो इतना आपको याद रखना है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। कहां पर? मुंबई के गोकुल तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में। इसके संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम। जिस समय इसकी स्थापना हुई उसका नाम INU था, यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन। INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस कब रखा गया? तो दादा भाई नौरोजी के कहने पर इंडियन नेशनल कांग्रेस इस संस्था का नाम रखा गया। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह, उत्तरी अमेरिका से लिया गया शब्द है। देखिए एक बात याद रखिएगा कि 28 दिसंबर 1885 को जो बंबई में कांग्रेस की स्थापना होती है, लेकिन कांग्रेस की स्थापना पहले पूना में होना था, लेकिन पुणे में उस समय प्लेग नाम की बीमारी जो है ना बहुत फैलती थी महामारी के तौर पर। तो पुणे में प्लेग नाम की बीमारी फैल जाने के कारण इसका गठन बंबई में हुआ था। इस बात को भी याद रख लीजिएगा। और कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा अलग अलग भागों के नेताओं को एकजुट करना, किसी भी समस्याओं पर विचार विमर्श करके सिफारिश व निवेदन करने के लिए एक बैठक करने के लिए कांग्रेस की स्थापना करी गई, और राष्ट्रीय एकता का विकास करना, ये सारे उद्देश्य जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। याद रखिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था? अलग अलग भागों के नेताओं को एक साथ करना, ताकि आपस में एकजुट होकर के जब ये अपनी बातों को रखेंगे, जब आपस में एकजुट होकर के राष्ट्रवाद की भावना को लेकर
जब ये आगे बढ़ेंगे तो जरूर इसको इनको फायदा होगा। किसी भी समस्या पर विचार विमर्श करने के लिए, उस पर किसी भी प्रकार के जो निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक बैठक होना बहुत जरूरी है, एक साथ होना जरूरी है। ये भी इसकी स्थापना का उद्देश्य रहा है। तो स्थापना का उद्देश्य, अच्छा, जब कांग्रेस की स्थापना हो गई तो कांग्रेस को लेकर अलग अलग जनमत की क्या प्रतिक्रिया थी, तो यहां पर यह भी पूछा जाता है। तो एक एक करके ध्यान रख लीजिएगा कि कलकत्ता का एक समाचार पत्र था मिरर, इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा कि प्रथम राष्ट्रीय सभा है और भविष्य की संसद का केंद्र है। याद रखिएगा, कांग्रेस को भविष्य की संसद का केंद्र किसने कहा, तो कलकत्ता की एक समाचार पत्र मिरर ने, और उसने ही प्रथम राष्ट्रीय सभा भी कहा। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर तड़ित चालक का सिद्धांत दिया। दोस्तों, हम यहां पर तड़ित चालक का सिद्धांत क्या है इसको डिटेल में पढ़ाएंगे एक एक करके, तो बहुत टाइम लगेगा। यह एक क्विक रिवीजन सीरीज है, तो क्विक रिवीजन में हम केवल वही करेंगे जो एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे, और यकीन मानिए इतना ही आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। इसके अलावा कुछ भी एग्जामिनेशन में यहां से ज्यादा नहीं पूछ सकता है, 100% गारंटी दे रहा हूं। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस को लेकर तड़ित चालक सिद्धांत दिया। उसके बाद डफरिन ने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक समूहों का प्रतिनिधित्व करती है। लॉर्ड डफरिन के बारे में आपको पता होगा कि जिस समय कांग्रेस की स्थापना होती है, भारत का जो वायसराय था, यहाँ पर अंग्रेज वायसराय, ब्रिटिश वायसराय, वो डफरिन था। और कांग्रेस, उसने कहा कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। लॉर्ड कर्जन, आपको पता होगा बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन ने कहा कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुई जा रही है। कर्जन ने क्या कहा, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुई जा रही है। डफरिन ने कहा कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस को लेकर तड़ित चालक का सिद्धांत दिया। उसके अलावा लाला लाजपत राय तथा विलियम बेडरवर्थ ने कांग्रेस के सेफ्टी वाल्व थ्योरी के बारे में बात करी। सेफ्टी वाल्व, ठीक है, ये क्या है क्या नहीं, ये सब कुछ हम लोग फाउंडेशन डिटेल में जब क्लास करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के, जो कि अगस्त में एग्जामिनेशन होने वाला है, उसमें हम लोग डिटेल में हर कुछ हिस्ट्री पॉलिटी करेंगे, तो वहां पर हम लोग देखेंगे। लेकिन यहां पर जो एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है वो बात करते हैं। तो लाला लाजपत राय व विलियम बेडरवर्थ ने सेफ्टी वाल्व सिद्धांत कांग्रेस को लेकर दिया। अरविंद घोष ने कहा कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कोलकाता के एक समाचार पत्र मिरर ने कहा कांग्रेस को लेकर कि प्रथम राष्ट्रीय सभा, भविष्य की संसद का केंद्र। उसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले ने तड़ित चालक सिद्धांत दिया कांग्रेस को लेकर। लाला लाजपत राय, विलियम बेडरवर्थ ने सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत को दिया। डफरिन ने कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस जो है क्या है, तो कांग्रेस एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक लोगों का समूह का प्रतिनिधित्व करती है। कर्जन ने कहा कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुई जा रही है। अरविंद घोष ने कहा कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। महात्मा गांधी ने कहा आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं कांग्रेस के जितने भी प्रमुख अधिवेशन हुए और उनमें क्या क्या विशेष बातें हैं जिससे कि एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं। ध्यान से सेशन को अच्छे से देखिएगा, आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन को हम लोग देखते हैं एक एक करके, और सबको इसका जो पीडीएफ है ये आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा। और इस सेशन के बाद उग्रवादी चरण और उदारवादी चरण का एक वीडियो में हम कवर करेंगे और गांधीवादी युग को एक वीडियो में कवर करेंगे। तो 2 और वीडियो आएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, और फिर उसके बाद हम लोग सवाल भी करेंगे घटना चक्र से, ताकि एग्जामिनेशन में एक भी सवाल हमारा नहीं छूटे। तो चलिए कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन की बात करें तो पहला अधिवेशन जो कांग्रेस का होता है वो है आपका 1885 में। चूंकि 1885 में ही इसका गठन हुआ है तो पहला अधिवेशन भी 1885 में ही हो गया है, याद रखिएगा। 1885 में कहां पर, तो 1885 में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वो कहां होता है, बॉम्बे में होता है। 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां होता है, बॉम्बे में होता है पहला अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, आप यहां पर देख रहे होंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में कहां पर होता है, बॉम्बे में होता है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन, 1-2 बार सुन लीजिए, ट्रिक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, 1-2 बार ध्यान से सुन लीजिए, टेस्ट लगा लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे अलावा ट्रिक लगा करके कुछ भी नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा। तो पहला अधिवेशन 1885 में होता है, कहां पर, बॉम्बे में होता है, और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके मुख्य बातों को लेकर के कि इस अधिवेशन में केवल 72 लोगों ने ही भाग लिया।
72 लोगों ने, और इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो थे, जिसमें याद रख लीजिएगा दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, सुब्रमण्यम अय्यर थे, जो भी उदारवादी चरण के जो नेता थे इंपॉर्टेंट, वो सारे लोग तो थे ही थे। दिनसा वाचा, रहमतुल्लाह सयानी, वीर राघवाचार्य, ये सब थे। लेकिन याद रखिएगा, पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रमुख कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में बॉम्बे में, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने करी थी, उस अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग लिया था या नहीं? क्योंकि बहुत बड़े नाम थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी उदारवादी चरण के नेताओं में। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पहले अधिवेशन में भाग नहीं लिया था, क्योंकि इनका जो एक संस्था था इंडियन एसोसिएशन, उस संस्था का भी कॉन्फ्रेंस इसी समय कहीं और चल रहा था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसमें भाग नहीं लिया था, और इसी अधिवेशन में नौरोजी की सलाह पर इंडियन नेशनल यूनियन से इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम रखा गया। तो याद रखिएगा, पहला अधिवेशन 1885 में, कहां पर? बॉम्बे में। अध्यक्षता डब्ल्यूसी बनर्जी ने किया, 72 लोगों ने भाग लिया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया। नौरोजी के कहने पर इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम रखा गया। दूसरा सत्र होता है 1885 के बाद 1886 में, कहां पर? तो बॉम्बे के बाद होता है भाई साहब कलकत्ता में। अध्यक्षता किसने करी? दादा भाई नौरोजी ने। किसने करी? दादा भाई नौरोजी ने। याद रखिएगा, दूसरा सत्र होता है 1886 में, कहां पर? कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। यह याद रखिएगा कि कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने 3 बार करी है। कब कब करी है? तो याद रखिएगा, एक तो 1886 में कलकत्ता में करी ही, उसके बाद 1893 में इन्होंने लाहौर में किया। तो 1886 में कलकत्ता में, 1893 में लाहौर में, और फिर उसके बाद 1906 में कलकत्ता में ही। तो कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार करने वाले कौन हैं? दादा भाई नौरोजी। कहां कहां पर? 1886 में कलकत्ता में, 1893 में लाहौर में, और 1906 में फिर से कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष बने। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष बने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 में। तीसरा सत्र होता है 1887 में, कहां पर? तो मद्रास में। पहला हुआ कहां? बॉम्बे में। दूसरा कहां हुआ? कलकत्ता में। तीसरा कहां होता है? मद्रास में। याद रखिएगा, पहला बॉम्बे, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास में। कहां पर होता है भाई? मद्रास में। और ये मद्रास में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता किसने करी? तो इसकी अध्यक्षता करी बदरुद्दीन तैयब जी ने। याद रखिएगा, ये हमारे बदरुद्दीन तैयब जी हैं, जिन्होंने की भारतीय कांग्रेस की तीसरी अधिवेशन की अध्यक्षता 1887 में करी। 1887 में कहां पर होता है? मद्रास में होता है। कहां पर? मद्रास में होता है। याद रखिएगा, पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन? तो बदरुद्दीन तैयब जी। अध्यक्षता कब करी? तीसरी अध्यक्षता करी थी। कहां पर करी थी? मद्रास में करी थी। याद रख लीजिएगा इस बात को, ठीक है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट यही था, अगर हम चौथे सत्र और पीडीएफ आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे सत्र की, तो ये चौथा सत्र 1888 में होता है। कहां पर होता है? इलाहाबाद में। कहां पर? इलाहाबाद में। तो पहला हुआ बॉम्बे में, दूसरा हुआ कलकत्ता में, तीसरा हुआ आपका मद्रास में, और चौथा हो रहा है इलाहाबाद। याद रखिएगा, कहां पर? इलाहाबाद में। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने करी। याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता चौथे सत्र की जो अध्यक्षता है वो किसने करी है? जॉर्ज यूल ने करी है, ठीक है। देखिए, ये जॉर्ज यूल को लेकर क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रथम ब्रिटिश अंग्रेज अध्यक्ष है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन? तो याद रखिएगा, जॉर्ज यूल। और जिसकी इसने कांग्रेस के अधिवेशन की कौन से सत्र की अध्यक्षता करी? चौथे सत्र की। कब? 1888 में। कहां? इलाहाबाद में। तो याद रखिएगा, चौथे सत्र की इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष इसमें अध्यक्षता करते हैं, लाला लाजपत राय इस अधिवेशन में शामिल होते हैं। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने सरकारी अधिकारियों को कहा कि कांग्रेस के अधिवेशन में अब भाग लेने की कोई जरूरत नहीं है, प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने सरकारी अधिकारियों पर कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। क्यों लगाया गया, क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ जो कि प्रतिबंध लगा दिया गया, ये सब हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। और इसमें सर सैयद अहमद खान का विरोध भी होता है इस सत्र में। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो इंपॉर्टेंट है कि जॉर्ज यूल ने कांग्रेस के चौथे सत्र की अध्यक्षता करी 1888 में इलाहाबाद में। लाला लाजपत राय इसमें सम्मिलित होते हैं और ब्रिटिश सरकार ने सरकारी अधिकारियों पर मत प्रतिबंध लगा दिया इसमें शामिल होने को लेकर, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं कि वर्ष 1800, उसके बाद आप डायरेक्ट देखते हैं 1896। कब का देखते हैं? 1896 का देखते हैं, जो कि 12वां सत्र होता है किसका? तो कांग्रेस का।
1896 में जो होता है कलकत्ता में होता है। कहां पर? जो कलकत्ता में होता है। अध्यक्षता करते हैं रहीमतुल्लाह सयानी। कौन करते हैं? रहीमतुल्लाह सयानी, याद रखिएगा रहीमतुल्लाह। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो याद रखिएगा 1896 में कलकत्ता में जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। और ये कब किसके द्वारा गाया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रचा किसके द्वारा गया है वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया, इस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया है। याद रखिएगा वंदे मातरम कौन से अधिवेशन में गाया गया? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद आता है 1899 लखनऊ अधिवेशन। 1899 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त करते हैं। और याद रखिएगा जितने भी नेता आप लोग 1905 तक देख रहे हैं, ये सबके सब कौन है? तो ये सबके सब उदारवादी चरण के नेता हैं और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी। 1899 के जो लखनऊ अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त करते हैं। और इसमें क्या मुख्य है कि भू राजस्व के अस्थायी निर्धारण की मांग करी गई। आप देखे होंगे कि भू राजस्व को लेकर के, लैंड रेवेन्यू को लेकर के बहुत ज्यादा लैंड रेवेन्यू अंग्रेजों के द्वारा जब मनमाना ढंग से लिया जा रहा था, तो इस सेशन में, इस अधिवेशन में बात किया गया कि भू राजस्व को फिक्स कर दिया जाए कि आप कितना लेंगे, नहीं लेंगे, मनमाने ढंग से कभी कुछ कर रहे हैं तो ये नहीं चलेगा। भू राजस्व के अस्थायी निर्धारण की इस सेशन में मांग करी गई। तो याद रखिएगा 1899 की लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त ने करी, उसमें भू राजस्व के अस्थायी निर्धारण की मांग करी गई। उसके बाद 1901 का कलकत्ता अधिवेशन, 1901 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा इवाचा ने करी। किसने? दिनसा इवाचा ने 1901 के कलकत्ता अधिवेशन करी है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए। तो याद रखिएगा कि गांधी जी अभी दक्षिण अफ्रीका से पूरी तरह से नहीं वापस आए। हाँ, 1901 में गांधी जी कांग्रेस के मंच पर कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार दिखाई दिए थे। 1901 में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर कब दिखाई दिए थे। अध्यक्षता नहीं पूछ रहा है, यहां पर पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के मंच पर कब दिखाई दिए थे। तो कलकत्ता अधिवेशन कब? 1901 में। और अध्यक्षता किसने करी? दिनसा इवाचा। अब इंपॉर्टेंट है वर्ष 1905 का बनारस अधिवेशन। वर्ष 1905 का बनारस अधिवेशन, बनारस अधिवेशन 1905 में होता है। अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले। किसने करी? गोपाल कृष्ण गोखले। आपको यह भी पता होगा कि 1905 में बंगाल विभाजन का बात चलता है। बंगाल विभाजन जिसका कि विरोध किया जाता है भारतीयों के द्वारा, भारतीय नेताओं के द्वारा, उदारवादी नेताओं के द्वारा, हर एक लोगों के द्वारा इस बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो किया गया था, इसका विरोध किया जाता है। हम लोग डिटेल में बंगाल विभाजन को गांधीवादी युग में या फिर उदारवादी चरण में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 1905 में जो बंगाल विभाजन, उसके बाद जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसमें लोगों ने जो अधिवेशन में यह बात करी जाती है कि हम लोग स्वदेशी आंदोलन करेंगे, यानी कि सरकार का कुछ भी, ब्रिटिश का कुछ भी यूज नहीं करेंगे, स्वदेशी चीजों का को कंज्यूम करेंगे और स्वदेशी चीज ही बनाएंगे, उसको ही प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो ये सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब करी गई? 1905 के बनारस अधिवेशन में। गोखले को इसी अधिवेशन में विपक्ष का नेता कहा गया। ठीक है, बंगाल विभाजन की आलोचना इस अधिवेशन में करी गई और गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी। याद रखिएगा 1905 के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता करी। सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा होती है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अनुसार स्वशासन की मांग यहां पर उठती है कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में जिस प्रकार से स्वशासन है, यानी कि सेल्फ गवर्नेंस है, तो उसी तरह का कुछ गवर्नेंस अब हम लोगों को भी मिलना चाहिए कि भारत हमारा है तो भारतीयों के द्वारा ही गवर्नेंस यहां पर होना चाहिए। तो इस तरह की बातें जो है उठने लगी 1905 में बनारस अधिवेशन में। ठीक है, अगला है वर्ष 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। वर्ष 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी। यानी कि जब हमने कहा था कि दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्षता करने वाले, पहली बार इन्होंने अध्यक्षता करी 1886 में, दूसरी बार अध्यक्षता करी 1886 में कलकत्ता में, तो दूसरी बार 1893 में लाहौर में और तीसरी बार इन्होंने अध्यक्षता करी 1906 में कलकत्ता में फिर से।
तो जो वर्ष 1906 का कलकत्ता अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग जो है कब किया गया? तो वर्ष 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग जो किया गया 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। और दादा भाई नौरोजी आखिरी बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष इसी अधिवेशन में बनते हैं। ठीक है, तो यहां से इतना आप लोग को याद रखना है। वर्ष 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी, और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग इसमें किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। अध्यक्षता करी गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1907 का सूरत अधिवेशन, 1907 का सूरत अधिवेशन, और इस अधिवेशन, ये अधिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों है ये देखिए। तो इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने करी। याद रखिएगा, रास बिहारी बोस अलग है, रास बिहारी घोष अलग है, याद रखिएगा। तो रास बिहारी घोष के द्वारा अध्यक्षता करी गई 1907 में सूरत में। कहां पर? सूरत में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1907 में सूरत में जो अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं। और इस अधिवेशन में क्या होता है कि इस अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी अलग अलग हो जाते हैं, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। उदारवादी चरण के बाद उग्रवादी चरण। तो जो उग्रवादी चरण के नेता होते हैं, जो उग्रवादी चरण, जो गरमपंथी नेता होते हैं, जो गरम खून वाले लोग होते हैं, उनका विचार और नरम खून वाले विचार लोगों का विचार जो है आपस में मिलने नहीं लगा। और उसके बाद 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा करी गई, इसमें दोनों जो है ऑफिशियली अलग हो जाते हैं। तो कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरमपंथी और गरमपंथी दल में। ठीक है, गरमपंथी नेता कौन कौन है ये सब कुछ हम लोग बात करेंगे उग्रवादी चरण में। तो 1907 में सूरत अधिवेशन में यह बात होता है। फिर उसके बाद 1910 का इलाहाबाद अधिवेशन, अध्यक्षता करते हैं विलियम बेडरमन। आपको पता होगा विलियम बेडरमन जो कि ए.ओ. ह्यूम की जीवनी यही लिखते हैं। ठीक है, तो विलियम बेडरमन 1910 में इलाहाबाद में अध्यक्षता करते हैं। इसमें क्या होता है कि M.A. जिन्ना ने 1909 के अधिनियम द्वारा शुरू की गई जो पृथक निर्वाचक प्रणाली की, इसमें निंदा की गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 1911। ये इंपॉर्टेंट है कि 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन होता है, देखिए इंपॉर्टेंट है 1907 वाला अधिवेशन, उसके बाद 1906 वाला अधिवेशन। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा कि 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। उसके बाद 1905 में बनारस अधिवेशन होता है। ठीक है, एक बार हम लोग क्विक रिवीजन भी यहाँ पर कर लेंगे थोड़े से टाइम निकाल करके। ठीक है, चलिए, तो 1911 में जो कलकत्ता अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता B.N. धर करते हैं। कौन करते हैं? 1911 में कलकत्ता अधिवेशन, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता B.N. धर करते हैं और पहली बार जन गण मन इसमें गाया गया। तो पूछा जाएगा कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया है? तो याद रखिएगा 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। कब क्या गाया गया? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पंडित B.N. धर के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई और जन गण मन इसी में गाया गया। अच्छा, पहली बार वंदे मातरम कौन से अधिवेशन में गाया गया था? तो याद रखिएगा 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था, उस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। बोला जाए पहली बार जनगण मन कब गाया गया? तो याद रखिएगा 1911 में। कब गाया गया? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में ही। तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में ही वंदे मातरम गाया गया पहली बार, और 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार जनगण मन गाया गया। उसके बाद हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, 1916 का लखनऊ अधिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था। ठीक है, सूरत अधिवेशन जिसमें कि रास बिहारी घोष ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, उसमें नरमपंथी और गरमपंथी कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी में अलग हो गए थे। लेकिन 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है, इसमें फिर से नरमपंथी और गरमपंथी यानी कि दोनों गुट जो है आपस में फिर से एक हो जाते हैं। तो याद रखिएगा 1907 में ये आपस में डिवाइड होते हैं और 1916 में फिर से एक हो जाते हैं, नरम दल और गरम दल। उसके बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच भी समझौता हो जाता है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच भी समझौता हो जाता है इसी अधिवेशन में। इसमें कहा गया कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम लीग के द्वारा जो मांग करी जा रही थी पृथक निर्वाचक प्रणाली का, कि हमारा जो है इलेक्टोरल सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम हमारे लिए होना चाहिए, तो पृथक निर्वाचक प्रणाली का जो है इन प्रणाली को मान लिया गया कांग्रेस के द्वारा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। जिस बात का विरोध किया गया था मदन
मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो याद रखिएगा 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है, तो इस अधिवेशन ये अधिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गरम दल और नरम दल, कांग्रेस जो नरम दल और गरम दल में बट गया था 1907 में, वो आपस में फिर से एक हो जाते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। क्या समझौता होता है ये तो आप देख ही लिए कि मुस्लिम लीग लगातार अपने लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग कर रहा था। इस मांग को स्वीकार कर दिया गया और इस स्वीकार जो किया गया इसको मदन मोहन मालवीय के द्वारा विरोध किया गया था। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन फिर से होता है और जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा करी गई। ठीक है, 1917। 1916 में होता है आपका सूरत लखनऊ अधिवेशन और 1917 में होता है आपका फिर से कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्षता करती है एनी बेसेंट और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी यही कहलाती हैं। याद रखिएगा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जब आपसे पूछा जाए तो आप एनी बेसेंट मारिएगा, लेकिन जब कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा तो आप सरोजिनी नायडू मारेंगे। ठीक है, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है, जो कि एक भारतीय नहीं है। ठीक है, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है 1917 में और तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने इसी अधिवेशन में अपनाया था। तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन का महत्व इसीलिए है क्योंकि कांग्रेस के द्वारा तिरंगे झंडे को इसी अधिवेशन में अपनाया गया था। उसके बाद बात करते हैं 1918 में विशेष सत्र बुलाया जाता है बॉम्बे में, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1919 में अमृतसर का अधिवेशन, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए 1919 में ही आपको याद होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो 1919 में जो अमृतसर में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा करी गई और इस अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा करी गई थी। ठीक है, और उसके बाद कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। देखिए खिलाफत आंदोलन क्या है, खलीफाओं के लिए तुर्की, ये सब का कनेक्शन क्या है, ये सब आप लोग अगर जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे आपको याद कर लीजिए कि कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था वर्ष 1919 के अमृतसर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा करी गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं 1920 में नागपुर अधिवेशन। 1920 का नागपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी के द्वारा किया गया। ठीक है, और इस अधिवेशन में भाषाई आधार पर, इस अधिवेशन में जो वीर राघवाचारी के द्वारा अधिवेशन की अध्यक्षता करी गई, तो पहली बार भाषाई आधार पर राज्यों के विभाजन को स्वीकार कर लिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाषाई आधार पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पर, भाषाई आधार पर राज्यों के विभाजन का स्वीकार कब किया गया कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में, याद रख लीजिएगा 1920 के नागपुर अधिवेशन में। उसके बाद असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को भी इसी अधिवेशन में रखा गया। असहयोग आंदोलन 1920 में है। जब हम गांधीवादी युग पढ़ेंगे तो वहां पर असहयोग आंदोलन को देखेंगे और बिहार से इसका क्या संबंध है ये भी हम लोग देखेंगे। बिहार से कौन कौन से फैक्ट हैं जो कि असहयोग आंदोलन से रिलेटेड हम देख सकते हैं, ये सब भी हम लोग देखेंगे। तो वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को रखा गया और फिर उसके बाद 1920 में ही एक विशेष सत्र बुलाया गया था। देखिए हर साल एक अधिवेशन साल के लास्ट में होता था, लेकिन 1920 में ही फिर से विशेष सत्र बुलाया गया कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने करी और इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग संकल्प को आगे बढ़ाया, यानी कि असहयोग आंदोलन को स्वीकृति दी गई। ठीक है, याद रखिएगा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया कांग्रेस के अधिवेशन, किस अधिवेशन के द्वारा? तो 1920 में कलकत्ता में एक विशेष सत्र बुलाकर असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था 1920 में ही नागपुर में और असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया स्पेशल सेशन बुला करके 1920 में ही, कहां पर? कलकत्ता में महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये भी याद रखिएगा जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने करी। उसके बाद वर्ष 1922 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1922 में बिहार के गया में कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता CR दास यानी कि चित्तरंजन दास के द्वारा करी जाती है। ठीक है, चित्तरंजन दास के द्वारा बिहार के गया में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1922 में, कब होता है? 1922 में, और CR दास
के साथ साथ कुछ अन्य नेता भी आईएनसी से अलग हो जाते हैं। इसका कारण क्या है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और इस बात से बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग जो हैं रुष्ट हो गए और रूठ गए गांधी जी से, कांग्रेस से, और कांग्रेस से हट करके अलग पार्टी का इन्होंने गठन कर लिया 1922 में ही, स्वराज पार्टी का, जो स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता CR दास, चित्तरंजन दास के द्वारा करी गई और इसी अधिवेशन में CR दास के साथ साथ अन्य नेता भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गए और स्वराज पार्टी का गठन हो जाता है। फिर उसके बाद 1923 में दिल्ली में अधिवेशन होता है और आप देख रहे होंगे कि अब चूंकि बहुत सारे लोग कांग्रेस से निकल करके चले गए हैं, कोई यहां पर बचा नहीं है अच्छे अच्छे नेता, तो जो सबसे कम उम्र के एक व्यक्ति हैं, एक शख्स हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मजबूरी में इनको अध्यक्षता करनी पड़ती है 1923 के दिल्ली अधिवेशन की। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो 1923 में जो दिल्ली अधिवेशन होता है, दिल्ली अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद करते हैं, और यह इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है कि पूछा जाएगा कि सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कौन, मौलाना अबुल कलाम आजाद, किस सेशन में, तो 1923 में दिल्ली अधिवेशन में। तो याद रखिएगा इस बात का। उसके बाद कांग्रेस जो है मजबूर हो चुका। देखिए पहले कांग्रेस कहता था कि अगर आप किसी अन्य दल के सदस्य हैं तो आपको कांग्रेस के मीटिंग, कांग्रेस के सेशन को अटेंड करने की इजाजत नहीं मिलेगी। लेकिन चूंकि अभी सब यहां से जा चुका है तो कांग्रेस को कहता है ना कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो स्वराज दल को कांग्रेस अधिवेशन में प्रवेश का निर्णय इसमें दे दिया जाता है कि स्वराज पार्टी के लोग उसमें हैं, कोई बात नहीं, आप कांग्रेस में आकर के भी सेशन को अटेंड कर सकते हैं। तो 1923 में दिल्ली का अधिवेशन होता है, अध्यक्षता करते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। उसके बाद 1924 में भी आप देख रहे होंगे बेलगाम में अधिवेशन होता है, अध्यक्षता महात्मा गांधी को करना पड़ता है हार सार करके कि जब कोई नहीं तो महात्मा गांधी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो मजबूरी में महात्मा, जब कोई है ही नहीं तो मोहनदास करमचंद गांधी को 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन होता है इसमें अध्यक्षता करनी पड़ती है। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कौन से एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता करी, तो 1924 के बेलगाम अधिवेशन की। याद रखिएगा 1924 के बेलगाम अधिवेशन की, ठीक है। उसके बाद 1925 में कानपुर में अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू करती हैं। तो सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, ठीक है। इसके पहले हमने देखा था 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, ठीक है। तो 1917 में जो कलकत्ता में अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट करती हैं, और एनी बेसेंट जो है पहली महिला अध्यक्ष होती हैं, जो कि भारतीय नहीं थी लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष होती हैं। 1925 में कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं सरोजिनी नायडू, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ष 1927 में मद्रास, वर्ष 1927 का मद्रास अधिवेशन, वर्ष 1927 का मद्रास अधिवेशन अध्यक्षता करते हैं M.A. अंसारी। वर्ष 1927 का मद्रास अधिवेशन अध्यक्षता करते हैं M.A. अंसारी। इंपॉर्टेंट क्यों है भाई साहब? इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आपको पता होगा इसी समय साइमन कमीशन भारत आया था। तो 1927 के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा लगाया गया और पूर्ण स्वाधीनता, याद रखिएगा पूर्ण स्वराज का संकल्प को कब अपनाया गया, तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया और पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है लिया गया वर्ष 1927 के मद्रास अधिवेशन में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 1927 का मद्रास अधिवेशन, ठीक है। 1927 का मद्रास अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी करते हैं, कौन करते हैं? M.A. अंसारी, ठीक है। 1927 का मद्रास अधिवेशन अध्यक्षता करते हैं M.A. अंसारी। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि साइमन कमीशन के खिलाफ यहां नारा लगाया जाता है, इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित होता है, ठीक है, साइमन कमीशन के खिलाफ। उसके अलावे यहां पर पूर्ण स्वराज यानी टोटल इंडिपेंडेंस की बात करी जाती है, ठीक है। स्वराज शब्द का जो प्रयोग किया गया था, ठीक है, स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? ये तो हमने देखा कि स्वराज शब्द का प्रयोग जो किया गया था 1906 में, याद रखिएगा 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता करी थी, लास्ट बार अध्यक्षता करी थी दादा भाई नौरोजी ने, और वहां पर स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन पूर्ण स्वराज के बारे में अगर बात करा जाए तो वो 1927 के मद्रास अधिवेशन में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा लगा, प्रस्ताव पारित हुआ और पूर्ण स्वराज की बात करी गई।
1928 की बात करते हैं। अब कब की बात कर रहे हैं? 1928 की। तो 1928 उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ये आप याद नहीं भी रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 1929 लाहौर अधिवेशन। 1929 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1929 का लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। तो पूर्ण स्वराज की बात जो करी गई थी 1927 के मद्रास अधिवेशन में, पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पारित हो जाता है इस 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाना भी यहां पर स्वीकार किया गया। ठीक है, उसके अलावा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा करी गई। तो वर्ष 1929 का लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता किसने करी? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अध्यक्षता किसने करी है? जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में बात करा गया पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी गई। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा करी गई। फिर उसके बाद आता है आपका 1931 का कराची का अधिवेशन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? 1931 के कराची के अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल करते हैं। कौन करते हैं? 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल करते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग करी जाती है कि हम भारतीयों का जो है कुछ मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकारों की इसमें मांग करी जाती है। उसके अलावा 1931 में गांधी और लॉर्ड इरविन, आपको पता होगा कि उस समय यहाँ वायसराय जो है इरविन है, तो गांधी इरविन जो समझौता है इसी अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था, याद रखिएगा। अब ये गांधी इरविन समझौता ये सब हम गांधीवादी युग में देखेंगे, लेकिन यहां समझिए कि गांधी इरविन समझौता को समर्थन दिया जाता है कराची अधिवेशन में। मूल अधिकारों की मांग करी जाती है और गांधी जी ने कहा कि गांधी तो मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। तो ये बात गांधी जी ने कौन से अधिवेशन में करी? गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, 1931 के कराची अधिवेशन में। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौते को समर्थन दिया गया, मूल अधिकारों की मांग करी गई और महात्मा गांधी ने ये बात कही कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद जिंदा रहेगा। ठीक है, तो ये सब यहां से आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है वर्ष 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जो हम यहां पर करवा रहे हैं वो याद रखिएगा। वर्ष 1937 का फैजपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता फिर से जवाहरलाल नेहरू ने करी। तो एक बार जवाहरलाल नेहरू ने कब अध्यक्षता करी? 1929 के लाहौर अधिवेशन की। उसके बाद 1937 में फैजपुर अधिवेशन ये की अध्यक्षता करते हैं। और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि किसी भी गांव में होने वाला पहला अधिवेशन ये फैजपुर। ठीक है, ये फैजपुर कहाँ है? तो बंगाल में। ठीक, तो बंगाल के फैजपुर में 1937 में अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू और गांव में होने वाला पहला अधिवेशन है। ठीक है, 1938 हरिपुरा अधिवेशन, अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस 1938 में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा। और जवाहरलाल, यहां पर देखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की यहां पर का निर्माण किया जाता है। तो याद रखिएगा 1938 में कहां पर? 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा करी गई। और इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना, पहली बार जो बीपीएससी टीआरई का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें यह सवाल पूछा गया था कि राष्ट्रीय योजना समिति का किसके नेतृत्व में हुआ है। ठीक है, तो यहां पर 1938 का हरिपुरा अधिवेशन दे दिया गया था, जवाहरलाल नेहरू दे दिया गया था। तो वहां पर इंपॉर्टेंट है कि इस तरह से आपको पढ़ के जाना होगा कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण हुआ। अध्यक्षता भले सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। ठीक है, अब देखिए 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, अध्यक्षता कर रहे हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद कर रहे हैं। देखिए इससे पहले 1938 में कौन अध्यक्षता कर रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस। 1939 में भी उन्हें ही अधिवेशन की अध्यक्षता करना था, लेकिन चूंकि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो राजेंद्र प्रसाद जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो याद रखिएगा त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा करी गई। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को फिर से चुना गया लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। तो ये सब बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब 1940 का रामगढ़ अधिवेशन।
ठीक है। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, और 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं फिर से मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। याद रखिएगा, इसी 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का घोषणा किया जाता है कांग्रेस, और उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया जाता है। और जब कांग्रेस के द्वारा गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया जाता है तो 1941 से 45 तक कांग्रेस की कोई भी अधिवेशन यहां पर नहीं होता है, जिस कारण से ये जो मौलाना अबुल कलाम आजाद है ये कांग्रेस के अध्यक्ष जो है इन 4 सालों तक बने रहते हैं, जिस कारण से कहा जाता है कि सबसे लंबे समय तक के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे कौन? अबुल कलाम आजाद। सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, 1941 से 1945 की बात करते हैं। यह अवधि विभिन्न घटना जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन, IIN म्यूटिनी, INA के द्वारा प्रभावित बहुत सारी घटनाएं इसमें होती है। बात करेंगे हम लोग जब गांधीवादी युग देखेंगे, क्रिप्स मिशन, बेबेल योजना, कैबिनेट मिशन, इन सब जैसी बहुत सारी घटनाएं हुई। इन चरण के दौरान इन घटनाओं के कारण कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ और फिर उसके बाद अध्यक्ष पद पर बने रहे कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। बात आती है 1946 की। 1946 के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता JB कृपलानी करते हैं और आजादी से पहले का ये आखिरी सत्र है। पूछा जाए कि आजादी के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन करते हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो JB कृपलानी। तो JB कृपलानी स्वतंत्रता के समय INC के अध्यक्ष थे और स्वतंत्रता से पहले जो आखिरी सत्र होता है कांग्रेस का अधिवेशन जो होता है 1946 में मेरठ में होता है, जिसकी अध्यक्षता JB कृपलानी करते हैं। तो ये सब हम लोगों ने कांग्रेस से रिलेटेड जो भी मुख्य अधिवेशन है उसके जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे सब कुछ इसमें दिया गया है। आप एक बार इसको अच्छे से PDF को पढ़ सकते हैं या फिर जो जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन हमने बात करा उसको एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा और फिर एग्जाम में आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो आज हमने कांग्रेस को अच्छे से देखा है, उसके बाद उदारवादी चरण और उग्रवादी चरण को थोड़ा सा समझेंगे। चूंकि यह एक क्विक रिवीजन सीरीज है तो इसमें हम लोग जल्दी जल्दी चीजों को कवर करेंगे ताकि आप एग्जामिनेशन में एक भी सवाल आपसे ना छूटे और एग्जाम समय आपका रिवीजन बहुत जल्दी से हो जाए। ठीक है, हम लोग डिटेल में भी सब चीजों को करेंगे, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पूरे NCERT पर बेस्ड हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आप लोग को कंप्लीट 6 to 12 NCERT हम यहाँ पर करवाने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आप लोगों को सपोर्ट करना होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, दोस्तों में भी चैनल को शेयर कर दीजिएगा। कांग्रेस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर बात कर लेते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पहले अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। पहली विदेशी महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता करी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 से कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा। सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के दिल्ली विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। ठीक है, 1923 में। अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल मौलाना अबुल कलाम आजाद का 1941 से 1945 तक। कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में हुए। कांग्रेस के सबसे ज्यादा अधिवेशन कलकत्ता में 10 बार हुआ, जबकि मद्रास और बंबई में 7 बार हुआ है। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे, याद रख लीजिएगा। तो बस आप ध्यान से इन सारे सेशंस को सुन लीजिए कि पहले अधिवेशन से लेकर के 1946 का जो अधिवेशन होता है लास्ट अधिवेशन, तब तक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें उस अधिवेशन में हुई है, गया में कब अधिवेशन हुआ, रामगढ़ में कब अधिवेशन हुआ, लखनऊ में कब अधिवेशन होता है। ठीक है, 1907 का सूरत अधिवेशन, 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, एक एक करके आप अच्छे से सुन लीजिए, उसके बाद इस PDF को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम डिटेल में चीजों को पढ़ेंगे। दोस्तों, BPSC TRE 4 का घोषणा हो चुका है, 4.0 का घोषणा हो चुका है कि कब इसका एग्जामिनेशन होगा। अगस्त में होगा, अगस्त 2024 में। तो अभी से आप एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे, ये TRE 3 हो जाए, उसके बाद हम डिटेल में कंप्लीट 6 to 12 NCERT SCERT बेस्ड जो है आप लोगों को पढ़ाएंगे। हैंड रिटन नोट्स या फिर इसी तरह के PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स दिया जाएगा, बहुत अच्छे से वहां पर एक एक चीजों को एक्सप्लेन किया जाएगा और साथ ही साथ टेस्ट भी यहां पर कराया जाएगा। इसमें हम साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबको एक एक करके 1-2 क्लास आपको डेली मिलेगा, जिसमें कि हम साइंस के साथ कोई और चीज चलाएंगे। तो इस तरह से एक एक करके सारे सब्जेक्ट को NCERT SCERT बेस्ड कंप्लीट 6 to 12 कवर करेंगे। साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल। हम आने वाले समय में
अप्रैल से मंथली अपडेटेड करंट अफेयर्स भी आप लोगों को यहां पर कराएंगे, साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी कवर होगा। इसके लिए इन सब के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन का नाम है परीक्षा हॉल 24/7 और क्लासेस जो TRE 4 के लिए जो है 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो जाएंगी। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। और ये जो कंप्लीट क्विक रिवीजन सीरीज है इसमें हम लोग घटना चक्र के बीपीएससी में पूछे गए अभी तक के, एक बहुत अच्छी बुक आई है 2024 का, बीपीएससी में अभी तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो हिस्ट्री से हो, साइंस से हो, पॉलिटी से हो, ज्योग्राफी से हो, इकोनॉमिक्स से हो, बिहार स्पेशल, हर एक चीज को हम उस बुक से कवर करेंगे। बहुत अच्छे से आप सुन करके उसे जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगले क्लास में हम लोग उदारवादी चरण, उसके बाद उग्रवादी चरण, आप इस तरह से नोट्स देख सकते हैं, नोट्स बना हुआ है, कंटेंट बना हुआ है, लेकिन बहुत बड़े बड़े वीडियो के माध्यम से नहीं कवर करना है, हमें कवर करना है छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। और पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कवर करने के बाद हम कवर करेंगे आगे अन्य सब्जेक्ट को, और घटना चक्र से भी हम स्टार्ट करेंगे वो जो जिसमें कि पूरे प्रीवियस ईयर बीपीएससी के सवाल हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ यहाँ पर होगा, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।